hello everyone. Hope you all are well. So today onwards we are starting the chapter number 1, reproduction in organisms, from the unit number 6 of 12th class. And today's my topic is lifespan, in which we will study what is lifespan of the different organisms, also dependency of the lifespan, and some points related to the reproduction. So first of all, lifespan. What do you understand by the lifespan? So lifespan is a time period. It's a period from the birth to natural death of an organism. This word is a natural word, is very important in this definition. The natural means because of internal malfunction of the body. It's not like that कोई बाहर निकला, कोई पर्सन बाहर गया, एकदम से अचानक से सडनली एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से डेथ हो गई, या कोई सुसाइड अटेम्प्ट हुआ, उसकी वजह से डेथ हो गई. सो दिस इज बेसिकली अ टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, नाउ द लाइफ स्पैन ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, ये कितने टाइम तक का होता है. जैसे इसकी अगर हम लोग एक रेंज लेके चलते हैं, सो इट रेंज फ्रॉम द फ्यू डेज टू द फ्यू थाउजेंड ईयर. फ्यू डेज मैंने यहाँ लिखा है, तो फ्यू डेज का मतलब क्या है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक कुछ बैक्टीरिया वगैरह ऐसे होते हैं जिनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कुछ ही दिनों का होता है. और इफ वी टॉक अबाउट सम अदर ऑर्गेनिजम्स, लाइक अगर हम बात करें पीपल ट्री की, तो जो पीपल ट्री का जो टाइम पीरियड होता है, जो लाइफ स्पैन होता है, वो अराउंड 1000 ईयर तक होता है. ओके, सो नाउ सम लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैज बीन गिवन हियर. लाइक एलिफेंट हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ द 60 to 70 ईयर. Rose has a lifespan of 5 to 7 year. Dog has a lifespan of 25 to 30 year. अलग अलग ब्रीड का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है. हम लोग एक जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पे. जैसे बटरफ्लाई है, उसका जो लाइफ स्पैन होता है अराउंड 1 to 2 वीक होता है. क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो 15 ईयर होता है. एक बनाना ट्री है, उसका लाइफ स्पैन 25 ईयर होता है. काऊ का जो लाइफ स्पैन है वो 20 to 25 ईयर होता है. पैरट का जो लाइफ स्पैन है वो 140 ईयर होता है. Crocodile has a lifespan of 60 year. Horse has a lifespan of 60 year. Fruit fly, जिसको Drosophila melanogaster, जो कि अभी हमारे आगे वाले चैप्टर्स में भी आएगा इसके बारे में. So that has a lifespan of 2 weeks or the 15 days. Rice plant has a lifespan of 3 to 4 months. Tortoise has a lifespan of 100 to 150 year, and the banyan tree has a lifespan of the 200 to 300 years. Okay, so some of the lifespan has been given in your NCERT and some has not been given. Now the correlation of this lifespan. The lifespan, does it correlate with size of an organism or does it correlate with the complexity? Size का मतलब हो गया कि जिसका जितना बड़ा साइज है या बिग साइज है उसका लाइफ स्पैन उतना ज्यादा होगा, या फिर जिसकी बॉडी जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब आप समझ सकते हो कि पहले हमारे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर उसमें भी यूनिसेलुलर अलग होता है, फिर मल्टी सेलुलर होता है, फिर उसके बाद में टिश्यू लेवल जाता है, फिर ऑर्गन लेवल जाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल जाता है. सो एज वी हैव स्टडीड द chordates in 11th class, so we have 5 classes in the chordates. One is a Pisces, P से start होता है, amphibian, then after that reptile, then after that ace, and then after that mammals. So there are the 5 classes in the chordates. और अगर complexity की बात करें तो complex जो सबसे ज्यादा organisms belong करते हैं वो mammals group से belong करते हैं. उसके बाद में then apes, then reptiles, then amphibians, and then the Pisces group. Okay. So does it really correlate with the size or complexity? We would like to explain it with the help of one example. Like I'm taking example crow and parrot in the size and elephant and the tortoise in the case of the complexity. जैसे बच्चों क्रो और पैरट है लगभग सेम साइज और सेम शेप के होते हैं, बट अगर हम लोग क्रो का लाइफ स्पैन अगर देखें तो क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर. ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पैरट्स लाइफ स्पैन तो इट इज अराउंड द 140 ईयर. जबकि दोनों का साइज और शेप लगभग सिमिलर है, उसके बावजूद भी दोनों के लाइफ स्पैन में काफी ज्यादा डिफरेंस है. एक का नाम 15 ईयर है, दूसरे का वहीं पे 140 ईयर है. And if we talk about the complexity, so I am taking here example elephant and tortoise. Tortoise basically belong to the reptilia group, okay, and elephant belongs to the mammalia group, okay. बट अगर हम लोग एलिफेंट की बात करें तो जिसकी बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका अगर लाइफ स्पैन देखते हैं तो हम लोग दैट इज ओनली 60 to 70 ईयर.
And when we talk about the tortoise, it has a lifespan which is more than the elephant's lifespan, and it's around 100 to 150 years. तो यहाँ से हमारे पास में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए that the lifespan does not depend on the size as well as on the complexity. Okay. So next point related to your topic of lifespan is no individual is immortal. ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी में गिवन है, नो इंडिविजुअल इमॉर्टल. आजकल जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्सप्लेनेशन पे भी आते हैं, जस्टिफाई द स्टेटमेंट पे भी आते हैं. सो हाउ वी कैन जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट कि कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसकी बर्थ हो रही है तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड उसकी डेथ होना फिक्स है. ठीक है. हर ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉर्टल है, कभी ना कभी उसकी डेथ होगी ही होगी. बट फिर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी डेथ नहीं होती है और दे आर इमॉर्टल. Okay, so here we are giving one example of amoeba. ठीक है. अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स. और अमीबा में क्या होता है, अमीबा में ग्रोथ होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में उसमें ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद में उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद में उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दो डॉटर सेल्स बन जाएगी. ठीक है. तो अमीबा क्या करता है, अमीबा विल रिप्रोड्यूस, अमीबा विल रिप्रोड्यूस बिफोर इट्स डेथ. तो डेथ से पहले ही वो क्या कर गया, रिप्रोड्यूस कर गया, और उसकी जो खुद की आइडेंटिटी थी, जो पेरेंट सेल थी, जो उसकी फिजिकल आइडेंटिटी थी, वो कंप्लीटली लॉस्ट हो गई. ठीक है. यहाँ पे कहीं पेरेंट सेल आपको नहीं दिखेगा, आपको फर्दर जो प्रोजेनी में नाम दिखते हैं वो दिखते हैं डॉटर सेल्स के, क्योंकि पेरेंट आइडेंटिटी जो है वो कंप्लीटली लॉस्ट हो गई. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट some single cell organisms are immortal. So this is exceptional point that the some single cell organisms are immortal. Okay. And besides of that, no individual is immortal. Now the next point which has been given in your NCERT, how the vast number of the plant and animal species have existed on the earth for the several thousand of years. What is the reason behind of the existence of number of plant and animal species on the earth? ठीक है. तो जो रीजन है इसके पीछे है, उसका आंसर है सीधा सीधा रिप्रोडक्शन. तो बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच species will be continued for the thousand of years. So reproduction, it ensures the continuity of species. So here we can explain this reproduction. So what is it? So it is a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. The word, it is very important here. It is given this is similar. Similar का मतलब ये हुआ अपने जैसा. अपने जैसा का मतलब ये हो गया कि if I am talking about the Homo sapiens, और अगर मैं human beings की बात करूं तो human beings will give birth to the human beings. जैसे रोज प्लांट की मैं बात करूं, अगर मैं उसको ग्रो करवाती हूँ तो उससे रोज प्लांट ही बनेगा. अगर मैं बनाना की बात करती हूँ तो उससे बनाना ही बनेगा. अगर मैं किसी ह्यूमन बीइंग की बात करती हूँ तो उससे ह्यूमन बीइंग ही बनेगा. ऐसा तो नहीं है ना कि ह्यूमन बीइंग विल रिप्रोड्यूस आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम ईयर डॉग और कैट, ऐसा तो नहीं है ना. सो दैट इज अ सिमिलरिटी. तो स्पीशीज की सिमिलरिटी है, अपने जैसा ही एक कोई मेंबर बनेगा. ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल क्लोन बनेगा, वो हो भी सकता है, वो क्लोन भी बन सकता है और वो डिफर भी बन सकता है. तो दैट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. So simply it is what? It is a biological process in which an organism gives rise to young ones, which are also called as offspring, which are similar to itself. It means same species. Now this is very important point that it is not an essential process. Why it is not an essential process? क्योंकि अगर किसी में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अगर कोई पर्सन रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल नहीं है, अपनी प्रोजेनी नहीं बना सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी डेथ हो जाएगी. ठीक है. वो सरवाइव करेगा. जैसे कुछ हमारी बॉडी में ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनके नहीं होने की वजह से डेथ हो सकती है. जैसे वन इज डाइजेशन, सेकेंड इज एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन. सो दीज आर वेरी एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस. डाइजेशन नहीं हुआ, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में वो डिपॉजिट हो जाएगा. आफ्टर सम टाइम the person will die. Respiration नहीं है तो गैसेस का एक्सचेंज ही नहीं है. बर्निंग जो ग्लूकोज होता है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो होगी ही नहीं, तो एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी. सर्कुलेशन which is basically done by blood.
जो कि ब्लड के थ्रू होता है। तो जब सर्कुलेट ही नहीं हो रहा है मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलने के लिए नहीं जा रहा है, जो ये न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो किसी पर्टिकुलर सेल को नहीं मिल पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली सेल क्या करना बंद कर देगी, काम करना बंद कर देगी, फंक्शन करना बंद कर देगी, और अल्टीमेटली दैट पर्सन, दैट ऑर्गेनिज्म विल डाई। ओके, सो दीज आर द एसेंशियल प्रोसेसेस। जबकि रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एसेंशियल प्रोसेस, still it is important. Why it is important? Because it ensure the continuity of a species generation after generation. जैसे I would like to explain this with the help of this picture. जैसे ये एक कपल है, ठीक है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। अब इनके दो बच्चे हुए, ये डॉटर है और ये सन है। इनकी शादी हो गई, मैरिज हो गई। आफ्टर मैरिज दे विल ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो यहाँ पे इनके 3 चिल्ड्रन हो गए और यहाँ पे इनके 2 चिल्ड्रन हो गए। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, दीज ग्रैंड पेरेंट्स विल डाई, ओल्ड एज हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, दीज चिल्ड्रन विल बिकम मेच्योर, सेक्सुअली मेच्योर टू रिप्रोड्यूस। तो ये ग्रैंड पेरेंट्स, इनकी तो डेथ हो जाएगी। ये जो पेरेंट्स है अब ये ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे जो है वो अब पेरेंट्स बन चुके हैं। तो ये जो सीरीज है, ये जो कंटिन्यूटी है, ये चलती रहती जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस नोन एज अ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो ये साइकिल है कि साइकिल है, कंटिन्यू चलती रहती है। दैट साइकिल इज लाइक फ्रॉम बर्थ, पहले बर्थ होगी, फिर ग्रोथ होगी, फिर सेक्सुअली ग्रोथ होगी। सेक्सुअली जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो मैच्योर हो जाएंगे। द पर्सन वुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन होगा, और उसके बाद में आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड देयर विल बी डेथ। तो ये एक जो साइकिल है वो चलती रहती है। नाउ द रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म डिपेंड करती है इन तीनों फैक्टर्स पे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट हो गया, सेकंड वन इज अ फिजियोलॉजी, एंड थर्ड वन इज अ अदर फैक्टर। हैबिटेट मतलब कोई ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में रह रहा है, लाइक if it is living in a aquatic habitat or the terrestrial habitat, तो दोनों के मैकेनिज्म अलग अलग है। If we talk about the physiology, तो फिजियोलॉजी का मैं एग्जांपल आपको, बेस्ट एग्जांपल जो भी हम लोग पढ़ते भी है, न्यूज़पेपर वगैरह में भी काफी आता है, एक टेक्निक के बारे में। द टेक्निक इज अ IVF टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फीमेल, ह्यूमन फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होना होता है वो फीमेल में ना करवा के वो बाहर लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है। तो जब बाहर लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, तो दैट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वो क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल फैक्टर। अदर फैक्टर्स लाइक सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, so these are the factors on which the mechanism of reproduction depends. So this is all about my lecture. Hope you have liked my lecture. If you like, then please hit the thumbs up, comment in a comment section, and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much.